हेलो गाइस, तो आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशंस, व्हाई वी नीड टू बैलेंस आ इक्वेशन। तो चलो शुरू करते हैं यार। तो अब हम पहले शुरू करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन आखिर हैं क्या। मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन को हम कब कह सकते हैं कि कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये हम तब कहेंगे जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम हों। ठीक है, मतलब तुम समझ लो कि जैसे कि ये इक्वेशन है तो इसमें हमारे पास ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये बैलेंस्ड है। अगर तुम देखो तो जिंक के पास केवल एक एटम है, और देखो रिएक्टेंट साइड भी जिंक के पास एक एटम है, और हाइड्रोजन के पास दो एटम है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी दो एटम है। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास भी चार एटम है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी ऑक्सीजन के पास चार एटम है। तो अब देखो डेफिनेशन समझ लो। अरे यार, अब देखो डेफिनेशन समझ लो। अब देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन हैव इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ एरो। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन जो होती हैं उसके पास इक्वल नंबर ऑफ एटम रहते हैं। मतलब जितने एटम रिएक्टेंट के पास होंगे उतने ही एटम रहेंगे किसके पास, प्रोडक्ट के पास। बोथ साइड ऑफ एरो का मतलब वही तुम तो जानते ही हो कि एरो के लेफ्ट साइड होता है रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड होता है प्रोडक्ट। तो इसका कहने का मतलब ये है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड बनाना क्यों है भाई। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक बात तुम लोग जान लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तुम में से कई लोग जानते होंगे, तुम में से कई लोग नहीं जानते होंगे। तो अब हमें इक्वेशन बैलेंस्ड क्यों करनी होती है, उससे पहले हमें ये जानना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि ना ही हम मास को पैदा कर सकते हैं, ना ही हम मास को बना सकते हैं। मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में हमें क्या रिलेशन ढूंढना है यार, क्या रिलेशन है इन दोनों में। बहुत बड़ा रिलेशन है यार, बने रहो पता चल जाएगा। तो अब देखो, हम बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहते हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होते, दोनों के पास इक्वल एटम्स होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है जो कि हमें बैलेंस करनी है, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये होती है कि दोनों तरफ अनइक्वल एटम्स होते हैं, रिएक्टेंट के पास भी प्रोडक्ट के पास भी। तो वो लोग इक्वल नहीं होते हैं, वो लोग अनबैलेंस्ड होते हैं। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हमें फॉलो करना है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि यार क्यों बैलेंस करें यार, कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। तो अब देखो, अगर अगर ये जो आपके सामने रिएक्शन दिख रहा है ये रिएक्शन है, तो इसमें देखो हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट में है दो एटम, ऑक्सीजन के पास रिएक्टेंट में है दो एटम। लेकिन अब प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के पास तो चलो दो एटम है, बराबर हो गया। लेकिन ऑक्सीजन के पास इसमें केवल एक ही एटम है, तो अब ये तो अनबैलेंस्ड हो गया ना। तो अगर हम, एक सेकेंड, अगर हम रिएक्टेंट साइड का टोटल मास निकाल लें तो देखो हाइड्रोजन का मास टोटल कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। और ऑक्सीजन का कितना आएगा, 16 होता है उसका, और दो उसके एटम हैं तो 2 × 16 32, टोटल मास आ जाएगा 34। ठीक है, 34 टोटल आ गया। अब प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो आ रहा है कितना, 18 ग्राम टोटल। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना बात को, 34 ग्राम से यहाँ पे 18 ग्राम प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हमने 34 ग्राम रिएक्टेंट लिया तो कैसे, मतलब कैसे हो सकता है कि वो केवल 18 ग्राम प्रोड्यूस करे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब कभी क्या नाम होता है ये, गेहूँ, वीट,
कभी पिसवाने को लेके जाओ तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपने जो है 20 किलो गेहूँ दिया और 5 किलो जो है आटा निकला है? ऐसा नहीं होता। जब आप 20 किलो गेहूँ दे रहे हो तो 20 किलो ही तो आटा निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि 20 का 5 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ऐसा यहीं पे भी हो रहा है कि जब 34 ग्राम रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमें, केवल 18 ग्राम। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो 16% मतलब 16 ग्राम 16 यू एटॉमिक मास जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। और ये जो है ये हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो यही था आंसर। इसी तरीके से जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो इसीलिए हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ता है। ओके।